अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी बाउंसर। ये है ईद स्पेशल और इस ईद पर हम लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल मेहमान। मीठी ईद पर हमारे साथ वो हीरो है। जब वो ग्राउंड में भागता है तो लोगों के दिल धड़कते हैं और जब वो बॉल डालता है तो बैट्समैन थर थर कांपने लग जाते हैं। बिल्कुल आपने सही पहचाना, ये वही हीरो है जो बॉल से तो अपना रंग जमाता ही है, ज़रूरत पड़े तो बल्ले से भी हरीफों के छक्के छुड़ाता है, पाकिस्तान को जितवाता है। नसीम शाह। नसीम, आपको वेलकम करेंगे शो में। पहले तो ईद की मुबारक हो आपको। थैंक यू। और आप भी अगर आपको भी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। सबको मेरी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो, खुश रहो और इन्जॉय करो ईद को। चलिए जी, इंजॉय करें। तो आप अपनी इंजॉयमेंट तो बताएं ना, ईद पे किस तरह की इंजॉयमेंट होती है, क्या क्या करते हैं। ज़ाहिर है वालदा अल्लाह के पास चली गई, लेकिन एक होता होगा सिलसिला कि वो सवैयाँ बनाती थी, वो सारे मामला। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। पहले तो अब तो तकरीबन ये तीसरा ईद में कहूँगा कि बाहर ही होते। लास्ट ईयर जो था इंग्लैंड काउंटी खेल रहा था, उससे पहले आई थिंक न्यूजीलैंड में था जब सीरीज़ था न्यूजीलैंड के साथ। उससे पहले भी तो ये था कि जब छोटे थे तब तो ईद को बहुत एंजॉय करते थे, क्योंकि पहले से पता होता था ईद आ रही है, तैयारियां होती थी, कपड़े शलवार कमीज़ बनाते थे। अब जब से क्रिकेट में आए हैं तो उस तरह के तो खैर नहीं हो रहे जिस तरह पहले होते थे, लेकिन सिंपल ऐसे होते कि बस शलवार कमीज़ पहन के सुबह और शावर ले के नमाज के लिए जाते, फिर आते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं पूरी फैमिली के साथ। और इसी तरह फिर फैमिली वाले भी सारे आ जाते हैं, इकट्ठे मिलते हैं ईद की दूसरी दिन या तीसरी दिन, तो सारे मिल के एंजॉय करते हैं। तो ईद के मीठी ईद और फिर मीठी सवैयाँ, ये किस तरह की रीत होती है? कितना नसीम जो है वो पसंद करता है मीठी सवैयों को? बिल्कुल शौक़ तो जब छोटा था तब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे कि ईद आ रही है, ये होगा। ईद के बाद जो नमाज़ पढ़ के आते हैं, चाय पीते हैं, सारी चीज़ें बड़ा एंजॉय करते थे। लेकिन अब वो उस तरह के अब मज़े नहीं रहे, क्योंकि ये मैंने आपको जैसे बताया कि तीसरा ईद बाहर ही होता है, तो बाहर फिर आपको पता नहीं चलता कि ईद है भी कि नहीं है, क्योंकि आप प्रैक्टिस होती है या ईद वाले दिन कपड़े पहन के उतार के दोबारा से फिर अपने प्रैक्टिस पे जाते हैं। लेकिन जब भी मौके मिले तो वो पुरानी चीज़ें याद आ जाती कि जब हम छोटे थे किस तरह ईद को एंजॉय करते थे, तो वो मेमोरीज़ याद आ जाते। नसीम, 3 ईदें आप बता रहे हो कि आपकी बाहर गुजर गई, तो उन ईदों पे कोई दिलचस्प वाक़या अगर आपको याद हो? जैसे आप बता रहे हो कि यार कपड़े पहनते हैं और फिर आगे उतार लेते हैं और फिर किट पहन के दोबारा ग्राउंड में चले जाते हैं, कुछ मेमोरी अगर आप याद करो। देखिए अब दिलचस्प तो इसमें मेरे ख़्याल से इतना ख़ास कुछ नहीं था, क्योंकि दिलचस्प ये होता है जब आप घर पे होते हो और ईद मनाते हो, लेकिन घर वालों को ऑब्वियसली आप मिस करते हो। और ईद से पहले बस ईद वालों जो घर वाले थे उनसे वीडियो कॉल वगैरह पे बात करना, उनको नहीं, मैं खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ, जो टीममेट्स होते हैं, वहाँ कौन शरारतें करता है ईद पे? फिर ईद पे भी सवैयों का तो मामला है ना, एक पाकिस्तानियों को तो पसंद है। देखिए बिल्कुल, लेकिन अब न्यूजीलैंड में समय कहाँ से ढूंढ के लाएंगे। नसीम देखो, मेरे एक ईद पे वसीम अकरम का इंटरव्यू किया, फिर एक ईद पे मैंने मुश्ताक अहमद का इंटरव्यू किया, अभी रिसेंट और लोगों के इंटरव्यूज़ किए। वो बताते हैं कि जब हमारी बाहर ईद होती थी तो हम पहले से ही तय कर लेते थे कि यार इस पाकिस्तानी के घर जाना है या इधर जाना है, वहाँ जाके हम अपनी जो है वो ईद को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो ऐसा हुआ आपके साथ भी? आपके साथ ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ, आप बस होटल में ही रहे? नहीं देखे, मेरा इतना शौक़ नहीं है, मतलब कि मैं बाहर होता हूँ और जाके बाहर कहीं पे ईद मनाओ। अगर घर में हो तो घर एंजॉय करता हूँ अपने फैमिली के साथ, लेकिन मेरी अगर बाहर ईद होती है तो बस यही होता है कि मस्जिद जाके ईद की नमाज़ पढ़ के वापस आके ख़ुद को मुबारकबाद दे के खुद ही को शीशे के सामने खुद ही को मुबारकबाद दी। क्योंकि मैं जब इंग्लैंड में था तो मैं इंग्लैंड में तो अकेले था। ओबियसली आपको पता होगा काउंटी में आपको अपना घर मिलता है और आप अकेले होते हो, तो यही होता है। और मेरा इतना शौक़ नहीं है कि मैं बाहर जाके किसी के घर जाके ईद मना लूँ, और क्योंकि अपनी फैमिली होती तो ठीक होते, दूसरे होते तो मेरा तो शौक़ नहीं है। तो पाकिस्तान टीम के साथ जब बाहर ईद होती हो तो कोई हमारा सीनियर खिलाड़ी था, तुम सबसे यंग हो टीम में, कोई ईदी शीदी मिलती है पाकिस्तान टीम से कि नहीं? यार पाकिस्तान टीम में किसने ईदी देनी सारे कंफ्यूज है। देनी चाहिए। देखो ना, बाबर भी आपसे बड़े, चलो शाहीन तो आपके करीब करीब हैं, बाकी रिजवान बड़े हैं, बाकी बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं। हमें तो यार दीदी देनी चाहिए, आप तो यंगस्टर हो। बिल्कुल ईदी देनी चाहिए उनको। और अभी तो उनको पता चल जाएगा कि जब भी नेक्स्ट टाइम जो है ना ईद हमारी बाहर होगी, तो उनको चाहिए कि जितने भी यंगस्टर उनको ईदी मिलनी चाहिए, ताकि वो फीलिंग आए जिस तरह घर में हम छोटे होते थे और हमें ये होता था कि नमाज़ पढ़ के बस हमें ये जल्दी होती थी कि अब बड़ों से ईदी लेनी है, जैसे माँ बाप से या दूसरे जो बड़े आते थे या किसी के घर जाते थे तो ईदी देते थे। तो काफ़ी अरसे से वो ईदी को मिस कर रहे हैं। तो नसीम शाह कितनी ईदी पे मान जाता है?
अभी हाँ हाँ अभी बचपन से चलो बता दो, देखिए बचपन से अब ईदी तक। ईदी होती है बचपन में। आई थिंक मैं कहूँगा कि 5 से स्टार्ट हुआ था शायद। 5 रुपए? 5 रुपए मिलते थे। अच्छा। जब बहुत छोटे थे तो बहुत खुशी होती थी, लेकिन 5 इकट्ठे करके अपने रिश्तेदारों के घर, पुप्पो खाला वगैरह इनके घर हाँ। जाके वो 10 5 जितने भी देते थे इकट्ठे करके तो बड़ी खुशी होती थी, और फिर जाके उस पे कुछ ना कुछ ले लेते थे। लेकिन अगर अब अभी की आप बात करें तो अभी तो आपके सामने है कि 5-10 से तो गुजारा होना नहीं तो है। कितनी लेते हो अब? लेकिन देखिए अब जिस बंदे ने देने उसके हिसाब से देखना चाहिए कि उसके पास कितना माल है। पार्टी देख के तो ईदी मांग रहे पार्टी हो? देख के माननी चाहिए। जैसे अब बाबर है तो अच्छी खासी ईदी देनी चाहिए उसको। देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। नसीम, एक वीडियो आई आपकी, मैच चल रहा है और आप अपना जो है ना बोतल को जो है ना वो कर रहे हो, स्पिन कर रहे हो। इस तरह की मस्तियाँ भी करते रहते हो बैठे बैठे? देखिए वही बात है ना कि आप बोर हो जाते हो, कुछ ना कुछ आप कर लेते हो। खुद के साथ जब कोई आपके साथ नहीं खेला तो आप खुद के साथ खेलते हो, कुछ ना कुछ आप एंजॉयमेंट अपने लिए कर लेते हो, जिससे आपको थोड़ी सी अपनी आपको छोटी मोटी खुशियाँ तो होती है। नसीम मनमोजी है मतलब? हाँ मतलब अगर आप मेरे से पूछो तो मूड पे बहुत डिपेंड करते हैं मेरी सारी चीज़ें। तो ज़्यादातर कौन सा मूड रहता है? ज़्यादातर मूड अच्छा रहता है। मोहम्मद रिजवान के साथ आपकी बड़ी ज़्यादा केमिस्ट्री है। शरारतों को लेके बात कर रहा हूँ मैं भी, क्योंकि इशू है तो हम ज़्यादा क्रिकेट की बात जो है ना शरारतों पे कर रहे हैं। अक्सर देखा है कि आप उनको रन लेते हुए रोक लेते हो, वो आपको लात जो है वो पैर पे पैर अड़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या प्यार मोहब्बत चलता रहता है आप लोग का दोनों का? देखिए बिल्कुल हम साथ हम अपना रूम में बैठे होते हैं रात के टाइम, कहवा भी रेसिपी बनाते हैं, और उसके अलावा हम अपनी गपशप भी करते हैं। तो जब ग्राउंड में खेलते तो वो सीरियस है, वो छोड़ते तो नहीं है किसी को कि बस आके आपने बॉल किया, नसीम शाह आ रहे रात मेरे कावे का फ्रेंड है, नहीं वो मारते हैं। लेकिन हम भी अपनी बेस्ट बॉलिंग करते हैं। फिर छोटी मोटी अपनी प्यार मोहब्बत भी चलती है ग्राउंड में, क्योंकि इतना ज़्यादा सीरियस भी नहीं होना चाहिए कि एंड ऑफ द डे क्रिकेट ही है। आप अपनी बॉलिंग बेस्ट करो, वो अपनी बैटिंग बेस्ट करे, लेकिन ये है कि थोड़ा छोटा मोटा जो है ना प्यार मोहब्बत ग्राउंड में चलना रहना चाहिए। इफ्तिखार के साथ आपका बहुत ही ज़्यादा दोस्ती है। वो तो बहुत सारी ज़्यादा शरारतें हैं, कुछ एक दो शरारतें हमसे शेयर कर लें। शरारतें मतलब बहुत सारे हैं, और एकदम से फिर जहन से निकल जाते हैं जब चलो एक ये दो बता दो कैमरा ना। सामने पड़ जाता है। ये चलो बड़ी एक दो मुसीबत बता दो होती ना है। यार, एक दो बता दो। एक तो हमने ये किया था कि इफ्ती भाई ने और मैंने कि हम कराची मोन पे होटल में थे, आपको पता है बहुत एक्सपेंसिव वहाँ पे खाना भी। तो वहाँ पे हम तकरीबन 15 दिन ठहरे हुए थे, और हम ये करते थे कि हम जो भी खाना मंगवाते थे तो वहाँ पे हमने नवाज़ का साइन जो है ना वो सीख लिया था कि अच्छा। नवाज़ किस तरह साइन करता है। तो हम खाना मंगवाते थे अपने रूम में, और 2-3 बंदों का, और फिर उस पे साइन करते थे नवाज़ का, और उसका रूम नंबर लिखते थे। तो फिर जो बिल था उसका तकरीबन कोई लाख के करीब बिल आया हुआ था। तो वो जब रिसेप्शन पे गया तो वो एकदम हैरान हुआ कि यार साइन भी उसकी तरह है। तो उसको ख़ुद भी नहीं समझ आई, तो उसने कहा कि ये क्या किया मेरे साथ, मतलब क्या ये। लेकिन मशवरा इफ्तिखार ने दिया था, इफ्ती भाई ने, कि इस तरह करना है। साइन तुम कर रहे थे? साइन मैं कर रहा था, या वो कर रहा था, हम दोनों ने सीखा था उनका साइन। तो उनके साथ नवाज़ के साथ ये किया था। थोड़ी जो है ना क्रिकेट की बात कर लेते हैं, फिर आगे भी बढ़ जाएंगे। एशिया कप पहली मरतबा आप भारत के ख़िलाफ़ खेल रहे थे। आपसे बॉल कराने से पहले भी ऐसा लग रहा था कि कोहली कुछ कह रहा है, फिर आपने जब बॉल कराया फिर उसने आगे कुछ कहा, वो क्या बात हुई थी? मेरा डेब्यू मैच था, इतना फोकस था कि मुझे किसी के बातों पे शायद मैंने इतना नहीं गौर किया था कि क्या है, क्योंकि जब आपका पहला मैच होता है तो डेब्यू मैच आसान नहीं होता, बहुत सारा प्रेशर भी होता है, और आप अपने बॉलिंग पे ज़्यादा फोकस करते हो। तो आई थिंक मुझे सही तरह याद नहीं आ रहा। चलो मैं रिकॉल करवा देता हूँ। वो लम्हा कैसा था जब आप आए, बॉल कराया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फ़खर ने कैच ड्रॉप कर दिया? देखिए डेब्यू मैच इंडिया के ख़िलाफ़, सब लोगों को पता है कि इंडिया के ख़िलाफ़ जब मैच होता है तो मतलब मैं ये बता दूंगा, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि बाबर भाई हमें कान में आवाज़ें मार रहे होते हैं और आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा होता, इतना ज़्यादा तो शोर होता है। और फिर आपका पहला मैच होता है, बहुत सारा प्रेशर होता है। लेकिन जब मैं विराट कोहली को बॉल कर रहा था उस टाइम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि उससे पहले मैंने राहुल को आउट किया था। तो उस बॉल पे मेरी कोशिश थी कि पहला बॉल मैंने उसको इन स्विंग किया, और जो दूसरा था वो मैंने उसको बाहर निकाला, जो उसकी स्लिप लगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप हुआ। फ़खर मैंने ट्राई तो अच्छी की थी, लेकिन अगर वो कैच पकड़ा जाता तो डेब्यू और शानदार हो जाती। लेकिन आई थिंक बेस्ट मोमेंट था वो। तो टारगेट लेके गए थे कि मैंने कोहली को भी उड़ा देना? नहीं देखिए टारगेट तो जब आप बॉलिंग करते हैं आपकी कोशिश होती है कि आउट ही करूं। लेकिन जब
विराट कोहली आया तो मेरी कोशिश थी कि पहले मैं इनको इन स्विंग करके पैडों पे मारूं, लेकिन वो उन्होंने लेफ़्ट किया और उसके बाद मैंने कहा कि स्लिप भी है तो मैं आउट स्विंग पे चांस लेता हूं, जिसमें मैंने आउट स्विंग किया तो वो स्लिप में कैच तो गया, लेकिन वो हो गया। अच्छा नसीम, ज़ाहिर है वो बेशक आपका डेब्यू मैच था, लेकिन क्रिकेट का आपको एक बड़ा तजुर्बा है। इंडियंस हमेशा हमारे लेफ्ट आर्मर्स के खिलाफ फंसे हैं, चाहे वसीम अकरम हो, मोहम्मद आमिर हों, अब शाहीन शाह अफरीदी हों। राइटी के खिलाफ वो फिर भी स्ट्रगल कर जाते हैं, आप समझते हैं कि, और फिर इन स्विंग उनको मुश्किल डालती है लेफ्टी की। आप समझते हैं कि वाकई इंडियंस जो हैं, चाहे उनके ग्रेट्स हों चाहे उनके अपकमिंग स्टार्स हों, वो इन स्विंगर पे हल्के हैं, और जब पाकिस्तानी कोई बॉल करा रहा हो तो मुश्किल में पड़ जाते हैं वो। देखिए आई थिंक मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ इंडिया नहीं है, क्योंकि आप देखिए लेफ़्ट आर्म जो फास्ट बॉलर है वो दुनिया में बनिस्बत राइट हैंडर्स के बहुत कम है, और जिसके पास अच्छा इन स्विंग हो, स्पीड के साथ इन स्विंग करता हो स्पेशली लेफ़्ट हैंडर, तो आई थिंक दुनिया में कोई भी बैट्समैन है उसके लिए आसान नहीं होता। आपने ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन भी देखे होंगे, वो भी स्ट्रगल करते हैं कि जो लेफ़्ट हैंडर अंदर लेके आता है तो, और स्पेशली एशियन जो है, अगर आपके पास स्पेस हो और अंदर आता हुआ बॉल लेफ़्ट हैंडर का हो तो सबको मसला होता है। तो इंडिया को आई थिंक जिस तरह वहाब भाई, जुनैद खान, मोहम्मद आमिर, शहीन, तो आई थिंक सबके ख़िलाफ़ उन्होंने ना स्ट्रगल किया है, क्योंकि लेफ़्ट आर्म हो, अंदर आ रहा हो बॉल, तो किसी के लिए भी आसान नहीं होता। तो इंडिया वाले तेज़ क्विक बॉलरों से डरते हैं। मैं ख़ासतौर पे पाकिस्तान की बात करूँगा। देखिए ना, वक़ार यूनुस को देख लें, मैं अगर राइटर की बात करें शुएब अख्तर को देख लें, अब हारिस को देख लें, एहसान ने तो भी खेलनी है, खैर आप खुद अच्छे खासे तीखे बॉलर हैं, 140-45 प्लस जाते हैं। मुश्किल होती है इंडिया वालों को पाकिस्तानी बॉलर्स को सामना करते हुए? देखिए वो भी टॉप क्लास के प्लेयर हैं, आप ये नहीं कह सकते कि वो डरते हैं या आई डोंट नो, लेकिन मेरे ख़्याल से कि वो टॉप क्लास प्लेयर्स हैं, और वो भी हमारी बॉलिंग लाइनअप जितने भी आप पुरानों से लेके अभी तक के आप देख लो तो बेस्ट बॉलर्स हैं सारे। तो एक अच्छा कंपटीशन होता है, क्योंकि जो उनके बैट्समैन है वो स्ट्रॉन्ग है, हमारी बॉलिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग है, हमारी बैटिंग भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वैसे बॉलिंग की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप बॉलिंग की बात करें तो आई थिंक हमारे जो बॉलर्स हैं वो हमेशा अच्छे रहे, हम पूरी दुनिया में लोग मानते हैं हमारी बॉलिंग को, और उनकी बैटिंग भी बहुत अच्छी है, तो ये एक बेस्ट कंपटीशन होता है आई थिंक। अफ़गानिस्तान वाले मैच को लेंगे, क्योंकि नसीम हो और अफ़गानिस्तान वाले मैच का जिक्र ना हो कैसे हो सकता है। जब तक आप बारी लेने नहीं गए थे तब तक वो पश्तों में कह रहे थे, इसलिए आप लोग को ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अभी बारी लेने नहीं गए तो क्या डगआउट में उस टाइम क्या बातें हो रही थी, और वहाँ पे धड़ाधड़ विकटें गिर रही थी, फिर जो उन्होंने आसिफ अली के साथ किया, तो क्या इधर क्या बैठे सोच रहे थे जब डगआउट में थे? डगआउट में तो देखे उस टाइम जो सिचुएशन थी वो तो, उस टाइम तो आप बोलने के कोई चांसेस नहीं होते कि आप बात करो, बस सुनो के बैठे होते हो, क्योंकि मैच इस तरह का फंसा हुआ होता है, और जब स्पेशली 7-8 आउट हुए तो ऑब्वियसली ड्रेसिंग रूम में थोड़ा सा होता है, पैनिक हो जाते हैं कि मैच तो 8 आउट हो गए और रन्स अभी भी रहते हैं। तो लेकिन बाबर भाई को, यूसुफ भाई को, जिन्होंने मेरी बैटिंग देखी हुई थी, तो हसनैन मेरे से पहले जा रहा था, फिर रज़ी भाई ने कहा था कि हसनैन जाए, लेकिन बाबर भाई ने कहा नहीं आप चले जाओ, तो उस मैच में पहले मुझे भेज दिया, थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस था। कुछ कह के भेजा था? नहीं, मेरे ख़्याल से उन्होंने कुछ नहीं कहा था, उन्होंने कहा था बस जाओ और अपना ट्राई करो, यही बोला। तो जाके मैंने अपनी ट्राई की और अल्लाह ने करा दी, क्योंकि बैटिंग की मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ और हिटिंग स्पेशली मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ, और मुझे बिलीव था उस दौरान जो भी हुआ, क्योंकि वो सिचुएशन भी ऐसी बनी थी और अल्लाह ने बस कराना था। तो बताओ ज़रा, जब पहला छक्का मारा गेंद जा रही थी, क्या सोच रहे थे? फिर दूसरा छक्का और उसके बाद जो एग्रेशन दिखाई, वो थोड़ा रिकॉल करो। अभी तो बड़ा देखिए हल्का बता रहे हो। जो पहला 6 लगा उसके बाद पहले 6 से पहले इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था। जब पहला 6 लगा तो फिर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा है। अच्छा। बड़ा इसलिए था कि 5-6 बॉलों पे 5 रह गया था, 5 बॉलों पे 6 आई थिंक रह गया था। तो फिर ये था कि अब मैंने कहा यार अब तो सबकी उम्मीदें आ गई है दोबारा से अब तो करना है। लेकिन मुझे बिलीव था उस वक्त, मुझे बहुत ज़्यादा बिलीव था अपने ऊपर कि यार मैं कर सकता हूँ। और पहले भी मैंने ज़िक्र किया हुआ है कि बहुत सारे दुआएं होंगे, बहुत सारे, क्योंकि वो सिचुएशन बहुत टफ़ था उस टाइम, और वो मैच के दौरान जो भी हुआ है अब सब लोग के सामने था। और फिर ये था कि बड़ा ज़बरदस्त फिनिश हुआ, मैं ये कहूँगा बस। तो गलती किसकी थी? अफगान क्रिकेटर्स की थी जो इतनी एग्रेशन यहाँ तक पहुँच गया? नहीं देखिए, मैच में चलता है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि उनकी थी या हमारी थी, लेकिन
मैं सिर्फ खड़े होके देख रहा था कि बस बात वगैरह चल रही है दोनों की, आपस में कुछ हुआ है, दोनों में मतलब नज़र आ रहा था। अब मैं अगर कहूँगा कि उनकी गलती है या हमारी गलती है तो आई डोंट नो क्या था। वो बॉलर थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेशन में आगे आ गया, फिर आसिफ भाई ने भी ऑब्वियसली बैट्समैन है, आप इतना आगे आ जाते तो उन्होंने भी कुछ कह दिया और वो मेरे सामने था। तो फिर अब आपके जज्बात और बढ़ जाते और आप कहते हो कि हाँ यार मतलब मैच तो और सनसनीखेज़ हो गया, तो अपनी कोशिश की और अल्लाह ने मदद की। अल्लाह ने मदद की। वो जो छक्के लगाने के बाद आपकी एग्रेशन थी, वो आज भी कोई देखे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब बड़ी उसमें जान थी। वो किसके लिए थी वो एग्रेशन सारी? देखिए वो पाकिस्तान के लिए थी, वो नेचुरल होती है। आप आपकी ऑब्वियसली कोई भी बंदा हो, मैं ना हो कोई और हो, और स्पेशली मैं तो बॉलर था क्योंकि मेरा नहीं ख्याल किसी की उम्मीद थी कि ऐसा करेंगे, और मेरा भी फ़र्स्ट टाइम लाइक इस तरह का सिचुएशन में मैं गया हूँ। और अपने मुल्क के लिए आप कुछ भी करते हो तो वो एग्रेशन वगैरह जितने भी चीज़ें होती है वो नेचुरल होती है, क्योंकि आपके मुल्क के जो जितने भी 22 करोड़ आवाम आपको देख रहे होते हैं और जो ग्राउंड में बैठे होते लोग होते हैं, उनके बस यही तवक्कुआत होते हैं और यही, और आप ख़ुद अंदर से ये सोच रहे होते हो कि मुल्क की ये सिचुएशन है और आप मुल्क को फिर इस तरह के मैच जितवाते हो, तो आई थिंक वो जो खुशी होती है वो नेचुरल होती है सारी चीज़। नसीम, 145 प्लस माशाल्लाह आप बॉलर हैं, क्या स्पीड पे फोकस कर रहे हैं या स्विंग पे फोकस कर रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि मैं बैटिंग लेता हूँ तो ऑलराउंडर बनने के चक्कर में है नसीम? नहीं देखिए, मेन जो मेरा स्ट्रेंथ है ऑब्वियसली, मैं जब जब पाकिस्तान टीम में आया था इसी वजह से आया था कि फ़ास्ट बॉलर ये होता है जो बॉल फास्ट करता है। और उसके अलावा मैं यही समझता हूँ कि जितनी भी मैं क्रिकेट खेला हूँ इतनी ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता कि मैं बहुत एक्सपीरियंस हूँ, लेकिन जितना मैं सीखा हूँ, मैं ये चीज़ सीखा हूँ कि सिर्फ स्पीड आपके पास हो तो वो इनफ नहीं है। आपके पास स्पीड के साथ आपके पास कोई ना कोई वेरिएशन ज़रूरी है, आपके पास कोई अच्छा स्विंग होना चाहिए, क्योंकि सारी ज़िंदगी आप एक तो पेस पे नहीं रह सकते और आपको सम टाइम ऐसे पिचेस मिलते हैं जहाँ पे आपको वेरिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वरना उस पिच पे आप जब 150 से बॉल करते हो तो बॉल जाता है 135 पे, क्योंकि पिच पे लगने के बाद वो स्लो होता है। तो आपको आई थिंक पेस के साथ ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वेरिएशन को स्ट्रेंथ बना लो, आप अपनी कोई ऐसा स्विंग आप कर रहे हो जहाँ पे आपको ग्रीन विकेट मिले और आप अच्छी जगह से कर रहे हो, क्योंकि पेस में एक चीज़ है कि आप जब एक इस चीज़ पे रहते हो कि मैंने सिर्फ तेज़ बॉल करना है, और अगर आप वो अच्छी लाइन लेंथ से नहीं करोगे तो सबसे ज़्यादा मार पड़ती है तेज़ बॉलर को, अगर वो अपनी लाइन लेंथ से हटते हो। और ये आसान नहीं होता कि आप अब जब 150 पे बॉल करते हो, 145 पे बॉल करते हो और एक बंदा 135 पे कर रहे तो दोनों में ये फ़र्क होता है कि उसकी लाइन लेंथ आपसे ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि आप जब तेज़ करते हो उसमें एक्शन फास्ट होता है, उसमें आपसे मिस्टेक ज़्यादा होते हैं, और जो 135 पे करे तो उससे कम होते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना पड़ता है अगर आपने इस सिर्फ पेस पे रहना है, नहीं तो आपको वेरिएशन वगैरह बहुत ज़रूरी है। जैसे भी आपने कहा मैं क्रिकेट जर्नलिस्ट हूँ, इसलिए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जब नसीम पहला स्पेल करने आता है तब नसीम ऐसा लगता है कि बस खा जाएगा। जब दूसरा स्पेल आता है तो लगता है कि नसीम का वो दमखम हमें कम देखने को मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्पीड कम होती है, लेकिन वो शायद नए बॉल से जितना आप टेरर फैलाते हो, पुराने बॉल से क्या मुश्किल होती है, या अभी इस पर काम कर रहे हो आप? देखिए, नया बॉल जो होता है वो स्विंग होता है, दुनिया में कहीं भी आप कर लो तो आपको पहले दूसरे ओवर में कहीं ना कहीं कोई मोमेंट मिलती है, तो ऑब्वियसली आप थोड़े से इसलिए भी डिफरेंट लगते हो कि स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है। और पुराने बॉल की बॉलिंग डिफरेंट है, नई बॉल की बॉलिंग डिफरेंट है, तो नए बॉल से आप वैसे भी लगते हो कि बॉल स्विंग हो रहा है। और इतना मेरा नहीं ख्याल कि इतना फ़र्क आप पुराने बॉल में पड़ता है, क्योंकि पुराने बॉल में सिंपल ये होता है कि आपके पास आपको स्विंग वगैरह नहीं मिलता, आपको इतनी सीम मूवमेंट वगैरह नहीं मिलते, आपने फिर कंट्रोल के साथ और वेरिएशन के साथ बॉलिंग करनी होती है। जो नया बॉल होता है वो इसलिए भी लगता है कि आपने देखा हो हमेशा जब भी नया बॉल होता है वो स्विंग कर ले, तो ऐसे ही लोगों को लगता है कि यार ये जो पहला स्पेल है ये तो डिफरेंट था, जो दूसरा वो डिफरेंट था। लेकिन वो ये देखना चाहिए कि जो नया बॉल होता है, जो आपकी नई एनर्जी होती है, पहला ओवर होता है वो किस तरह होता है, और बाद में जब आप स्पेल में आते हैं तो ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट की अगर आप बात कर रहे हैं तो टेस्ट क्रिकेट में डिफरेंट होते हैं। दुनिया में कोई ऐसा बॉलर नहीं है कि आप 3-4 स्पेल करते हो और वो उसी पेस के साथ करते हो, क्योंकि आपको डिफरेंट करना पड़ता है अपने। वाइट बॉल में मेरा नहीं ख्याल कि इतना फ़र्क पड़ता हो, क्योंकि न्यू बॉल तो ऑब्वियसली स्विंग होता है, लेकिन 4 ओवर में आप ये नहीं कह सकते कि आप अगर सेकंड स्पेल में आते हो तो 2 ओवर का तो स्पेल होता है, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि दूसरे स्पेल में आप स्लो हो जाते हो या कुछ और हो जाते हो, क्योंकि 4 ओवर में तो आप नहीं। शुरू में आपने एक बात की थी कि आप हिटिंग को बड़ा इंजॉय करते हो, तो क्या मैं समझूं कि नसीम शाह मुस्तकबिल में मुझे एक अच्छा ऑलराउंडर भी नज़र आएगा, या नसीम शाह का सारा फोकस एक फास्ट एक्सप्रेस बॉलर बनने पे ही है?
देखिए ओबियसली फ़ोकस तो आपके उस चीज़ पे होते हैं जिसकी वजह से आपकी पहचान होती है, लेकिन बैटिंग में मैं यही कहूँगा कि बैटिंग सारे करते हैं, जितने भी फास्ट बॉलर हैं। मैं ये समझता हूँ कि बैटिंग ज़रूरी है। आपको इतनी बैटिंग आनी चाहिए कि आप टीम को जब भी इस तरह की ज़रूरत हो और सब पे आपके ऊपर ट्रस्ट हो कि यार 20 रन चाहिए, 15 रन चाहिए, होना ना होना तो नसीब की बात है, लेकिन ये ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ इसको इतना करना आता है। नसीम, क्रिकेट पे तो बात चलती रहेगी, थोड़ी सी बात आपसे कर लूँगा। बहुत दिलों की धड़कन बनते जा रहे हैं आप, इसका एहसास होता है? बहुत दिलों की धड़कन देखिए तो दिलों का धड़कन जो बनता है ना, दिलों में धड़कन डालने वाला तो अल्लाह पाक के बेशक, साथ है, बेशक, क्योंकि आप अपना लगे होते हो। और मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि किसी के दिल में जगह बनाना, वो कोई भी हो, तो वो अल्लाह का एक करम होता है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कि आप किसी के दिल में जगह बनाते हो, जो आपके फैंस बन जाते हैं। आप कुछ अच्छा करोगे या कुछ इस तरह काम अच्छे अच्छे काम करोगे तो ऑब्वियसली लोगों के दिलों में जगह बनती है। तो कितने दिलों में जगह बना चुके हो, और ज़्यादा मेल के दिलों में जगह बनी है या फीमेल के दिलों मैं में? तो अभी मेल की बात कर रहा था। हाँ, फीमेल की तरफ। चले, मुझे पूछ रहा हूँ, आपके परिस्तार ज़्यादा फैंस बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं? देखिए ये तो अब मैंने काउंट नहीं किए हैं कि कौन से हैं, लेकिन मैसेजेस जो जब आते मैं होंगे उससे काउंट अंदाजा हो करूँ, जाता होगा। मैसेजेस तो दोनों के आते हैं, मेल्स के भी आते हैं और फीमेल्स के भी आते हैं। तो आई थिंक लोगों का प्यार होता है। और क्योंकि मैं किसी के लिए कुछ अगर मैं हूँ तो मैं किसी के लिए इतना ना कुछ करूँ कि मैं किसी के लिए एक सिटी से दूसरी सिटी जाऊँ, वहाँ पे तस्वीर खिंचवाने जाऊँ, या मैं किसी को मैसेज करके रिक्वेस्ट ही करूँ कि मुझे, तो लोगों का प्यार है, करते हैं और कोशिश करते हैं कि जिन जिन को अच्छा रिस्पांस दे सकते हैं तो दे देते हैं। चले, बॉयज़ तो यकीनी तौर पे कहते होंगे ज़्यादा तेज़ बॉल कराओ, विकेट लेके दो, मैच जितवाओ। जो फीमेल परिस्तार हैं वो किस तरह के मैसेजेस करती हैं? क्या मैरी मी का मैसेजेस करती हैं? नहीं, देख के फीमेल भी आपके जो फैंस बने होते क्रिकेट की वजह से ही बनते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने हमें कहाँ देखा इसके अलावा, हाँ, कहीं दीर में घर में तो नहीं देखा ना, तो क्रिकेट में ही देखा, टीवी में ही देखा और मैच खेलते हुए ही देखा होगा, तो ऑब्वियसली वो क्रिकेट के फ़ैन होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आपके पर्सनली फ़ैन होते हैं कि नहीं, आपकी मैसेजेस कुछ आते और हैं लड़कियों चीज़ें। के। नहीं, बिल्कुल मैसेजेस क्रिकेट आते से हैं, नो हटकर आते हैं डाउट, मैसेजेस? लेकिन क्रिकेट से हटकर क्रिकेट के रिलेटेड होते हैं ज़्यादातर। अच्छा। क्योंकि जो हटकर होते हैं वो नहीं बताने भी? नहीं जो हटकर इतने नहीं होते, ज़्यादातर जो होते हैं वो क्रिकेट के ही होते हैं, क्योंकि आप क्रिकेट खेलते हो, अच्छा खेलते हो तो सबको आप अच्छा लगते हो। चले, जब आप अच्छा ये बता तो दो, जो क्रिकेट से हटकर होते हैं वो क्या मैसेजेस होते हैं? नहीं, क्रिकेट से हटकर देखे आते रहते हैं मैसेजेस, क्रिकेट से हटकर मतलब ऐसे ऐसे होते हैं कि वो सम टाइम बताने के लायक ही नहीं होते। बताने का लेकिन एंजॉय ये करते कि हो, हंसते हो कि यार ये क्या सम टाइम बेवकूफ़ी है? हंसी आती है, सम टाइम हंसी आती है, क्योंकि कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा हंसी आती है और आप कहते हो कि अब शादी मैं की क्या ऑफर होती है बोलूं। इन मैसेजेस में? बिल्कुल, शादी के भी ऑफ़र्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यार मतलब ये शादी जो है ये तो अल्लाह ने आसमानों में एक बिल्कुल, जोड़िया जो है ना वो बनाई हुई पहले से, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई मैसेज पे भी शादी होती हो, कि मैसेज आपको कोई करे कि मुझसे शादी करो। ये तो यही होता तो है ये कि मैसेज आप होते हैं टीवी आपको? पे देखते हो, आप टीवी पे किसी को देखते हो और बस टीवी पे आपने किसी को देख लिया तो पसंद आ गई और शादी करनी है, तो ये तो मुश्किल है। नसीम, आप इंडिया इस साल वर्ल्ड कप है इंशाल्लाह, अगर पाकिस्तान टीम जाता है वहाँ पे, तो आपका पहला टारगेट तो होगा कि पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनाना है। ऑब्वियसली होना भी ये चाहिए, लेकिन दूसरा कोई टारगेट नहीं है। वो जो अर्शी है, उर्शिया की क्या नाम है, उर्शी, तो उसके बारे में क्या मामला है? नहीं, देखिए मेरा एक ही टारगेट है, वहाँ पे जाके क्रिकेट खेलना, और क्रिकेट के लिए ही जा रहे हैं, उसके अलावा कोई टारगेट नहीं है, और उसके अलावा जहन में कुछ भी नहीं है। तो ये उर्वशी, जब आप पुलिस ऑफिसर बने, जब आपको एजाज़ी रैंक दिया गया, तब भी उन्होंने सोशल मीडिया में मुबारकबाद दी, और फिर वहाँ पे तो उनकी इतनी खबरें चलती हैं, राब्ता हुआ कोई कि नहीं? देखिए आपको मैं उस दौरान तो मैं मैच में था आई थिंक, लेकिन जितने भी आपके जो ब्लू टिक वाले लोग होते हैं पाकिस्तान में होते, जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, आपको बर्थडे विश करते तो आप थैंक यू लिख देते हो। मैंने मैनेजर को ये कहा था कि जब मैं
मुझे कोई बर्थडे वगैरह विश करते हैं मैं तो इतना नहीं देखता, लेकिन आप जितने भी लोग हैं वो देखते हैं, तो मैंने उनको कहा था कि आप थैंक यू कह देना। मुझे नहीं पता था कि वो किसी को भी थैंक यू लिख देंगे। तो उर्वशी वैसे आपको पसंद नहीं है वरना? देखिए, पसंद नापसंद की बात नहीं होती, सारे इंसान हैं और इंसान तो आप ये नहीं कह सकते कोई भी इंसान है मुझे नहीं पसंद है, मैं कौन हूँ पसंद नापसंद करने वाला। सारे इंसान हैं, सारे अच्छे हैं और सारे इंसान मुझे पसंद है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि आप पर्सनली आप किसी चीज़ को ले लेते हो कि पर्सनली। तो आप उर्वशी को सिर्फ अपना एक प्रस्तार समझते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं? नहीं तो ऑब्वियसली, और मैंने क्या समझना है, लाइक आप ज़ाहिर है आप इस तरह नहीं किसी को समझ सकते हो किसी तरह भी, और मुझे इन चीज़ों का इतना ज़्यादा ना मैंने फोकस किया और ना मुझे इतना आइडिया है। नसीम, आपकी बातों से जो अंदाज़ा हुआ, क्रिकेट आपका पहला प्यार है, तो दूसरा प्यार हो गया नसीम शाह को या अभी नहीं हुआ? अभी यंग है, ज़ाहिर होता रहता है। यार ये आप क्या बताऊँ, देखिए क्रिकेट से ही प्यार है अभी, मैं सिंपल यही कहूँगा, और जो दूसरा प्यार है वो आप दिल के अंदर ही रहने दें। नसीम, आप उन क्रिकेटर्स में शामिल हो जिन्होंने भी क्रिकेट शुरू नहीं की थी, उससे पहले ही हाइप बन गया था। जब आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे पहले से ही बातें होने लगी थी कि एक बच्चा आ रहा है 16-17 साल का और इतना तेज़ बॉलर है वो, कितना एंजॉय करते थे उसको। फिर ऑस्ट्रेलिया में जब क्रिकेट हुई तो वो इम्पैक्ट नहीं डल सका। हालांकि आपकी बहुत तारीफ़ की रिकी पॉन्टिंग ने बात की कि ये भी तनकीद हुई कि आपको सही से इस्तेमाल नहीं किया गया, तो कितनी उसको फील करते थे कि यार मेरे खेलने से पहले इतना मेरा हाइप बन गया? नहीं, देख के ये चीज़ आपके लिए सम टाइम नुकसानदेह भी होते हैं और सम टाइम आपको फ़ायदा देते हैं। अगर आप परफॉर्म करो तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, अगर आप ना करो आपकी हाइप बन जाती है। इसकी अपनी भी एक टेंशन होती है कि आपको एक्सपेक्टेशन आपसे इतनी ज़्यादा लोग लगा देते हैं, और कोई भी बंदा हो, कोई भी प्लेयर हो दुनिया का, वो डेब्यू मैच खेल रहा हो, कभी इंटरनेशनल क्रिकेट आंखों से भी नहीं देखा हो कि इंटरनेशनल क्रिकेट होती क्या है, उसकी प्रेशर क्या होती हैं, उसमें कितनी एनर्जी चाहिए, कितना स्टेमिना चाहिए, कितने प्रेशर में आपको खेलना होता है। तो जब आप खेलते हो तो आपको पता चल जाता है। और क्योंकि जो आपने एक्सपेक्टेशन की बात की, तो ऑब्वियसली जब मैं छोटा था और मैं भी टीवी पे मैच देखता था, तो मैं भी सम टाइम बहुत गुस्सा हो कि कुछ भी बोल देता था कि यार ये प्लेयर ऐसा नहीं खेला, ये प्लेयर ऐसा नहीं खेला। लेकिन जब डेब्यू मेरा हुआ तो मुझे पता लग गया कि होता क्या है इधर यहाँ पे। नसीम का ड्रीम विकेट कौन सा है जो अभी तक टारगेट किया कि यार ये मैंने आउट करना ही करना है इस खिलाड़ी को? मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि ड्रीम विकेट अभी तक मेरा कोई नहीं है। बस मेरा ड्रीम ये है कि नंबर 1 बॉलर बनना है, और हर फॉर्मेट में मेरा ये कोशिश होता है, और कि मैं नंबर 1 बॉलर बनूँ, टीम की जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंसेस दूँ। क्योंकि एक बैट्समैन को टारगेट करने से आपका टारगेट अचीव नहीं होता। अगर आपने नंबर 1 बैट्समैन बनना है और आप दुनिया के अगर आपने नंबर 1 बॉलर बनना है और आप दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन को आउट करो तो आपकी टारगेट अचीव नहीं होती। लेकिन अगर आप बहुत सारे बैट्समैनों को आउट करो, अपने टीम को जितवाओ, अच्छी जगह पे जहाँ पे टीम को ज़रूरत हो आप वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंसेस करो और नंबर 1 बॉलर बनो, तो आई थिंक ये जो ड्रीम है ये सबसे बेस्ट होता है। बिल्कुल, ये द बेस्ट है। और नंबर 1 बनने के लिए आपने खुद कहा कि बहुत सारे आउट करना होते हैं। जब आउट नहीं हो रहे होते नसीम से, तब नसीम शाह को गुस्सा आ रहा होता है? जैसे आपने पहले कहा कि मुझे गुस्सा आता है तो मैं खुद से लड़ता हूँ। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप परफॉर्मेंस नहीं करते हो, मैं हॉनेस्टली बता रहा हूँ, आपको अपने आप से भी बात करना अच्छा नहीं लगता, ठीक है? आपको आप जब भी जहाँ भी जाते हो आपका मूड इतना अच्छा नहीं होता। आपके फैमिली से लेके आपके दोस्तों से लेके आपको हर बंदा, आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन उस टाइम पे आपने क्या करना होता है कि जब आप अच्छा करते हो तो आप खुश होते हो, आप एंजॉय करते हो, आप सबके साथ मिलते हो, अच्छे से सब कुछ करते हो। लेकिन जब आप नहीं कर रहे हो उस टाइम पे आपको कैसे खुश रहना है और किस तरह आप अपने आप से बात करके कह सकते हो कि यार इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता था, या मुझे कहाँ पे मेहनत की ज़रूरत है, मुझे क्या करना है। लेकिन उस टाइम पे खुश रहना, लोगों के साथ हंसी मिलना, लोगों के साथ उसी तरह का बिहेव करना, तो ये आई थिंक अच्छी क्वालिटी होती है एक इंसान की। गुस्सा आता है जब विकेट नहीं मिल रही होती? ऑब्वियसली गुस्सा तो आता है, गुस्सा तो आता है, लेकिन गुस्से से कुछ नहीं होता। आप गुस्सा जितना करते हो, स्पेशली मैच के दौरान आप गुस्सा करते हो तो गुस्से में आपसे बहुत सारे बैड चीज़ें हो जाती है। लेकिन आप अपने आप को काम रखते हो, रिलैक्स रखते हो, स्पेशली मैच के दौरान, बॉलिंग के दौरान, तो आप उतना परफॉर्म अच्छा करते हो। है भी तो स्टार्ट है, टारगेट कोई रखा है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनवाना है। हम एशिया कप था लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बन सकते थे एशियन चैंपियन, श्रीलंका वाले मैच में हम नहीं बन पाए। टारगेट कोई सेट किया?
देखिए इतना मुझे इतना शौक़ नहीं है, लाइक बोलने पे मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ परफॉर्मेंस पे और करने पे, कि टारगेट हर इंसान को अपना पता होता है, और हर इंसान की जो भी प्लेयर होता है, इंटरनेशनल प्लेयर होता है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं अपनी टीम को जितवाऊँ। और जब टीम जीत जाती है उससे ज़्यादा खुशी मेरा नहीं ख्याल कोई हो, कि आपके मुल्क मैच जीत जाते हैं और आपके जो गोल होते हैं कि मैं टीम को भी जितवाऊँ, मैं बेस्ट बॉलर भी बनूँ, मैं दुनिया का भी बेस्ट बॉलर बनूँ, और अपनी टीम को ऑब्वियसली आप अच्छी जगह पे मैच जितवाते हो। तो ये चीज़ें एज़ अ प्रोफेशनल आपके अंदर होते हैं, तो यही टारगेट होते हैं। लेकिन मैंने ख़ुद से ऐसे कोई टारगेट नहीं सेट किए होते हैं। मैं बहुत शॉर्ट टारगेट सेट करता हूँ कि मुझे अगर इस टूर पे जाना है तो मैंने क्या करना है, या मुझे नेक्स्ट टूर पे जाना है तो उससे पहले मुझे किस तरह की प्रैक्टिस चाहिए या क्या करना है। क्योंकि आप एकदम से आके ये कहते हो कि बस मुझे मेरा ये टारगेट है, मैंने फलाना वर्ल्ड कप जितवाना है, 2023 वाला जितवाना है, नहीं। जो आपके सामने चीज़ें आ रही हैं बस आप उसमें अपना बेस्ट करते रहो, और जब भी आप खेलते हो आपकी ख्वाहिश होती है कि मैं अपनी टीम को जितवाऊँ। वसीम, आपकी क्रिकेट के साथ साथ आपकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा डिस्कस होती है। डिस्कस तो हो रही है, इस खूबसूरती से फ़ायदा हो रहा है? मतलब कोई मॉडलिंग की ऑफ़र, कोई अदाकारी की ऑफ़र, कोई एक्टिंग की ऑफ़र? देखिए खूबसूरती सारी जो है ना वो क्रिकेट में है। हाँ, बिल्कुल। क्रिकेट ही पहचान है हमारी। इससे ऐसी है। पहले भी जब हम क्रिकेट नहीं खेलते थे तो क्या हम बुरे थे? लेकिन स्क्रीन पे आए, परफॉर्मेंस होती है सारी चीज़ें, और जब आप परफॉर्मेंस नहीं करते हो, जैसे मैंने भी आपको बात की, जब आप अच्छा नहीं करते हो तो फिर आप किसी को इतने प्यारे नहीं लगते हो जितने आप परफॉर्म करके प्यारे लगते हो। क्रिस गेल भी माशाल्लाह सबको प्यारा लगता है, ठीक है, हम लोगों को प्यारा लगता है। तो वो इसलिए लगता है कि वो दुनिया का टॉप बैट्समैन है। तो आप परफॉर्मेंस देते हो, अपनी बेस्ट बॉलिंग करते हो, अपनी बेस्ट बैटिंग करते हो, तो उससे आप खूबसूरत लगते हो। अदरवाइज़ तो दुनिया में बहुत सारे खूबसूरत लोग हैं, पाकिस्तान में हैं, बड़े बड़े मॉडल्स हैं, एक्टर्स हैं, ये सब खूबसूरत है। लेकिन जब आप मुल्क के लिए अच्छा करते हो, मुल्क के लिए आप परफॉर्म करते हो, मुल्क को जितवाते हो, तो आप वैसे खूबसूरत लगते हो। जब आप गोल कर गए, अदाकारी की कोई मॉडलिंग की ऑफ़र हुई? देखिए ऑफ़र तो हुई है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि क्रिकेट ही है अभी, सिर्फ फोकस तो क्रिकेट बाद पे में है। आओगे अदाकारी में? नहीं, मेरा कोई शौक़ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई शौक़ नहीं। तो क्योंकि ये ऑफ़र ड्रामे इंडस्ट्री की तरफ से हुई है या फ़िल्म इंडस्ट्री की तरफ से हुई है? पाकिस्तान से हुई है या पाकिस्तान से बाहर इंडिया से हुई है? नहीं, देखिए मॉडलिंग वगैरह इन चीज़ों की तो ऑफ़र आती है, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं मेरे मैनेजर्स के साथ कांटेक्ट करते हैं, वो बताते हैं, तो मैंने इतना ज़्यादा इस पे गौर नहीं किया है। चलें, लास्ट मुझे बस 2 चीज़ें बता दें। वो हारिस रऊफ़, अब उसमें एहसानुल्लाह भी ऐड हो गए, शाहीन शाह अफरीदी, आप, हसनैन, पाकिस्तान के पास बहुत सारे फास्ट बॉलर्स की एक लाइन लगी हुई है। समझते हैं कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग में कंपटीशन बहुत सख्त है। अगर पाकिस्तान टीम में रहना है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना होता है, वरना फास्ट बॉलर्स के लिए मुश्किल है। देखो ओबियसली कंपटीशन है, नो डाउट, सारे अच्छे बॉलर हैं। पर मैं ये कहूँगा कि जितने भी बॉलर्स हैं, आपको जहाँ पे भी परफॉर्मेंस करते हैं, ऑब्वियसली जो क्रिकेट के कोचेज़ वगैरह होते हैं वो देखते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर दुनिया मानती है कि हम बेस्ट बॉलर हैं, तो हमें और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, कि हम सिर्फ पेस की वजह से नहीं, हमारे पास और भी ऐसे क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से हम अपनी टीम को जितवा सके, और जहाँ जहाँ पे भी हम खेले, जिस टीम से भी खेले वहाँ पे जितवा सके। क्योंकि पेस सिर्फ काम नहीं आता, और हमारे ऑब्वियसली पेस की वजह से सारे मशहूर होते हैं कि हमारे पास बहुत सारे पेस बॉलर्स हैं। लेकिन तीनों फॉर्मेट में कैसे खेलते हैं, टेस्ट में कैसे परफॉर्मेंसेस देते हैं, वनडे में कैसे परफॉर्मेंसेस देते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि T20 ज़्यादातर लोग खेलते हैं। T20 में 4 ओवर होते हैं, उसमें आपको आइडिया नहीं होता इतना ज़्यादा कि किसी का अच्छा दिन हो, कोई स्लो वन बॉल वगैरह किए बचें तो वो अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, विकेटें भी मिल जाती हैं, बाउंड्रीज पे कैचेस होती हैं। लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट है और वनडे क्रिकेट है, जिसमें आपको आउट करने होते हैं, आपको बॉलर की क्वालिटी का पता चल जाता है कि यार ये आउट कहाँ से कर रहे हैं, किस लेंथ से कर रहे हैं, किस तरह स्विंग कर रहे हैं, कितनी स्टेमिना है, कितने स्पेल करते हैं। तो उससे आप ज़्यादा बेस्ट बॉलर को जज कर सकते हो कि ये तीनों फॉर्मेट में कैसे खेलते हैं। तो आई थिंक हमें ये मेहनत करनी पड़नी है कि हमें तीनों फॉर्मेट में अच्छा होना चाहिए। हमें टेस्ट में भी हमें लंबे स्पेल, लंबे बॉलिंग करनी आनी चाहिए, हमें वनडे में भी, और T20 तो ऑब्वियसली 4 ओवर है तो उसका इतना मसला नहीं होता। नसीम, आपका करियर का भी आगाज़ है, इंशाल्लाह बहुत आपने क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेलनी है। क्या नसीम का टारगेट है कि मैं जब क्रिकेट छोड़ूं
तब मेरे साथ पाकिस्तान कप्तान का भी हो, यानी कि कप्तानी भी आपके टारगेट्स में है कि फ्यूचर में जाके अगर आपको ये जिम्मेदारी मिले तो मैं कप्तान भी बनूं पाकिस्तान का, क्योंकि इट्स अ बिग ऑनर। देखिए, अभी मैंने आपको बात की कि इतना लंबा मैं नहीं सोचता, बस अभी यही सोचता हूँ कि जो अभी मेरा जो जॉब है टीम में वो अभी मैं कर रहा हूँ, और आगे क्या होता है वो नसीब की बातें हैं। आगे कितना इम्प्रूवमेंट आता है, कितनी चीज़ें सीखते हैं, किस तरह चीज़ें चलती हैं, तो उस हिसाब से फिर आप देखते हो। लेकिन टारगेट यही है कि जब क्रिकेट छोड़ूं, जब भी छोड़ूं क्रिकेट, तो बस अच्छा एक नाम हो, अच्छे नाम से लोग पुकारें, और आपको ख़ुद से खुश होना चाहिए कि मैंने कुछ अच्छा किया इस मुल्क के लिए। बहुत शुक्रिया नसीम आपका। सो मच। नसीम शाह की आपने बातें सुनी ईद पर, किस तरीके से उन्होंने क्रिकेट की बातें भी की, ईद की मीठी यादें भी जो है उन्होंने शेयर की, साथ अपनी शरारतें भी बताई। उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आने वाले प्रोग्राम में एक नया मेहमान होगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।